जी अस्सलाम वालेकुम वीवर। जैसा कि आपको पता है कि मैंने लाइव विद इमरान वॉइस ऑफ ऑल ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी के नाम से एक चैनल शुरू किया है और मेरी इसमें कोशिश है कि हम लोग दुनिया भर से जो भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं उनको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके आएँ, ताकि एक तो वो हमें जिस कंट्री में वो रह रहे हैं उस कंट्री के बारे में हमें अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें। दूसरा, अगर उनको वहाँ पे रहते हुए कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है वो भी वो शेयर करें। दूसरा, वो पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है उससे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मजीद वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कुछ करें। तो इस सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़िया अहमद साहब, जो कि बिजनेसमैन हैं, उज़्बेकिस्तान में रहते हैं काफ़ी अरसा दराज से। दूसरा हमारे साथ मौजूद हैं माज अली, ये MBBS स्टडीज स्टूडेंट्स हैं और ये किर्गिस्तान में MBBS कर रहे हैं। और तीसरे हमारे साथ गेस्ट है प्रेसिडेंट रशिया कम्युनिटी, रशिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के शहबाज मलिक साहब। शायद वो भी हमें कुछ देर में ज्वाइन कर लेंगे, कुछ शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है लेकिन वो आ जाएंगे। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक। जी शुक्र अल्लाह का। सर सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने सर हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका दिया। और जी दूसरी बात ये है कि हम आपसे बगैर किसी लंबे चौड़े इंट्रोडक्शन के हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले कुछ आप अपने बारे में बता दें, उसके बाद हमें सर कोई कम्युनिटी के रिलेटेड बता दें कि पाकिस्तानी कम्युनिटी कितनी है उज़्बेकिस्तान में और क्या मतलब किस तरह वो लोग रह रहे हैं सर। जी, मेरा नाम ज़िया अहमद है। मैं 93 में यहाँ पे आया था। आके मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग कंप्लीट की। फिर बीच में से निकल गया, मैं यहाँ से जॉब पे करता रहा। फिर वापस आ गया, फिर चले गया, इस तरह चलता रहा सिस्टम उज़्बेकिस्तान के। फिर आखिरकार अभी मैं अपना कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स, तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का रेजिडेंट भी हूँ, PR भी है और माशाल्लाह जी। अभी अच्छी ज़िंदगी को। तो अभी जो बिजनेस की बातें करें, बिजनेस सिचुएशन और ऑल ओवर द रशिया, आपको पता है सारा एक जैसी है, सारे रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो सबका एक जैसा ही है। तो यहाँ प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं। यहाँ तकरीबन 200 के करीब पाकिस्तानी होते हैं जी जी जो कि रजिस्टर्ड है। जी जी। तकरीबन अब्बासी वगैरह में रजिस्टर्ड है। उस पर टेक्सटाइल का बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि उज़्बेकिस्तान बेसिकली एक एग्रीकल्चर कंट्री है। यहाँ पे कॉटन इनकी मेन सोर्स है, कॉटन जो है ना। तो इस वजह से यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा जो है ना ह्यूज लेवल पे पहुंच गई है। तो यहाँ पे हर तरह की होती है, लेकिन वो चीज़ें नहीं है जो पाकिस्तान में है। तो इनको इनको पता है कि पाकिस्तानी और तर्किश इस बारे में बहुत जो है बहुत आगे हैं इस फील्ड में। तो ये काफ़ी, इसलिए पाकिस्तानियों को ये टेक्निकल फील्ड जितनी भी हैं, इनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान या तुर्की से मिलाएं, क्योंकि इनकी लैंग्वेज भी तुर्की से मिलती जुलती है। उज़्बेक और तर्किश जो है ना, वैसे ही है जैसे हिंदी और उज़्बेक, हिंदी और उर्दू है ना, इसी जी तरह जी बिल्कुल। तुर्की और वो है। तो ये इसलिए फिर इनका कोशिश ज़्यादातर तुर्की और टर्किश कंपनीज यहाँ पे काफ़ी सारी इन्वॉल्व हैं, कंस्ट्रक्शन में भी और अपना टेक्निकल काम्स में भी। तो बस ओवरऑल तो यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लाइफ गुजर रही है यहाँ पे। यहाँ पे बंदा सेटल हो सकता है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। आप बेशक उज़्बेक सीखें या रशियन सीखें, लेकिन लैंग्वेज आपको मस्ट है, आनी चाहिए। नए लोग आते हैं यहाँ पे, हमारी कोशिश होती है कि उनको बचा लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं अक्सर लूट जाते हैं। एक तो बैरियर आता, बहुत बड़ा बैरियर है लैंग्वेज का। तो उस चक्कर में लोग एक दूसरे से धोखा खा लेते हैं। कुछ अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी, आपको पता है कैसे लोग होते हैं, बड़ी मछली जो है छोटी मछली को पकड़ने की कोशिश करती है। तो वो फिर उस चक्कर में वो भी मारे जाते हैं, फिर बाद में वो फिर बदनाम होते हैं। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि जो भी बंदा मिले, मैंने फेसबुक पे ग्रुप भी बनाया हुआ है कम्युनिटी का, माशाल्लाह क्योंकि जी अगर माशाल्लाह। जी, और व्हाट्सएप पे भी लोकल बना हुआ है। तो वो मैं लोगों को यही कहता रहता हूँ कि ये काम करना है, इसमें ये तरीका है। आप नंबर 2 तरीके काम से ना करें, आप सही तरीके लीगल तरीका उस तरीके से कर सकते हैं तो आप करें, नहीं तो आप मात सलाम, आप यहाँ से जाएं, किसी और मुल्क में ट्राई कर लें। बस ओवरऑल तो यही होता है, मेरी कोशिश यही होती है कि अपने पाकिस्तानी भाइयों का ख्याल रखा जाए। बस यही कहना चाहता हूँ मैं अपना। और कोई किसी को कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी ज़िया भाई, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि अम्बेसी से रिलेटेड बताइएगा, क्या अक्सर दूसरे ममालिक में, क्योंकि मेरा भी काफ़ी लोगों से रब्ता रहता है, अक्सर लोगों को अम्बेसी से भी कोई शिकवा शिकायत होती है। आप बताएं कि कोई ऐसा केस जो कभी आप अम्बेसी के पास लेके गए हो तो आपको पता चला हो कि मैं तो 20-25 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे पता है ये बिल्कुल ये अम्बेसी के एंड पे इस चीज़ का डिले था,
या आप कुछ समझते हैं कि कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत सम टाइम एम्बेसी के साथ कम्युनिकेशन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कम्युनिटी को आती है, तो वो आपसे रब्ता करते होंगे लोग जितने भी, जाहिर है क्योंकि आप इतने अरसे से वहाँ पे रह रहे हैं, कि सर ये हमारा काम करा दें, ये एम्बेसी में ये हमारा काम पेंडिंग है, ये नहीं कर रहे, आप समझते हैं ये बिल्कुल ठीक है। तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइएगा, क्या एम्बेसी कोऑपरेट करती है आपके साथ? नहीं, ऐसे ऐसा होता है कि मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ लोग आते हैं। ठीक है। कुछ काउंसलर्स हैं, कुछ एम्बेसडर ऐसे होते हैं जो सोशल होते हैं। ठीक है। वो तो कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि अपनी कम्युनिटी में इंट्रोडक्शन करवाएं, अपना अपना खुद बुलाते हैं एम्बेसी में। जब फंक्शन होते हैं इनके 14 अगस्त को या 23 मार्च का फंक्शन होता है, कश्मीर डे भी होता है, तो उसमें वो बुलाते हैं, तो उसमें इंट्रोडक्शन कराते हैं। उस वक्त वो देखते हैं कि कौन आदमी यहाँ पे है, किससे इंट्रोडक्शन करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं एम्बेसी के जो बिल्कुल सोशल नहीं होते, बिल्कुल किसी से सही है। मिलना अपना टाइम पूरा हाँ जी, करने के लिए आते हैं, जितना भी 2 साल का 2.5 साल का होता है वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते किसी को अंदर मिलना, उनसे अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है। वो ऐसे लोग भी होते हैं जिससे आप पहले अपॉइंटमेंट लोगे, टाइम लोगे, फिर आपको टाइम देंगे, फिर आप जाओगे। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ वक्तों में आते हैं। ओवरऑल इनका टाइम होता है सिर्फ 3 साल मैक्सिमम। तो जब तक आप ये समझते हैं सिस्टम को, लोगों को समझते हैं, तब तक इनके पीछे से ट्रांसफर ऑर्डर आ जाते होते हैं। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल। बाकी ऐसा कोई केस तो कोई जी। अच्छा, दूसरा ज़िया भाई मुझे बताइएगा कि कितनी को इन्वेस्टमेंट हो तो उज़्बेकिस्तान में लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? जिस तरह जैसा कि मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर ये जो पूरी पट्टी है, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, आप आगे बेलारूस चले जाएं, रशिया चले जाएं या यूक्रेन चले जाएं, इन सेक्टर में आप अगर आपके पास कोई 10-15 हज़ार डॉलर भी है तो आप अपना एक बिजनेस, छोटा मोटी कोई शॉप वगैरह आप अपनी ओपन कर सकते हैं। मुझे उज़्बेकिस्तान से रिलेटेड बताइएगा, क्या उज़्बेकिस्तान में कोई ऐसी सिचुएशन है, कितने को पैसों में लोग अपना कोई काम कर सकते हैं? यहाँ पे देखें, 10-15 डॉलर, $1,000 जो है ना, ये बड़ी अमाउंट नहीं गिनी जाती, ये एक छोटी अमाउंट है। क्योंकि किसी जमाने में थी अगर $2,000 भी बहुत इनफ होते थे। लेकिन अब जो है ना, अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया हुआ है। यहाँ पे कानून इतने सख्त हैं। मसलन अगर एक नया इन्वेस्टर आता है, उसको सबसे पहले आपको जो है ना कंपनी खोलते हैं आप बैंक के थ्रू, और अपना जो कागजी कार्रवाई है, अपना कैपिटल रखवाना पड़ता है। कैपिटल रखवाते हैं, फिर उसके बाद जाके आप मिनिस्ट्री से इजाजत लेंगे तो आपको वीजा मिलेगा। ओहो। अगर आप मिनिस्ट्री से इजाजत नहीं लेंगे, आपको लेबर कार्ड नहीं मिलेगा। आपको हाँ जी, आप उस बिजनेस वीजे पे आ सकते हैं। अब कंपनी का जो डायरेक्टर है, कंपनी का जो भी डायरेक्टर होगा, वो इस राइट रखता है कि आपको एज अ लेटर लिख के देगा, यानी आपको ज्वाइंट वेंचर करना पड़ेगा, लाजमी करना पड़ेगा, उसके बगैर आपका सर्वाइवल नहीं है वहाँ पे। उसके साथ बड़ा मुश्किल है जी, आप नहीं करते। एक तो आपको लैंग्वेज नहीं आती, एक ऊपर से आप करेंगे, आपको ज्वाइंट वेंचर करना पड़ेगा, उसको डायरेक्टर बनाना पड़ेगा कंपनी वाले को। तो फिर वो आपको इजाजत देगा, उस सूरत में आपको वीजा निकलेगा। लेबर कार्ड हो या दूसरा कार्ड हो, तो आपको हर सूरत में इजाजतनामा चाहिए। अच्छा, फिर मिनिस्ट्री भी जो है, मिनिस्ट्री ये भी देखती है कि बंदा हमारे मुल्क में आ रहा है, क्यों आ रहा है। वो ऐसे नहीं कि आपको फौरन दे देगी लेटर, वो कहेगी हमारे पास अपनी लिस्ट पड़ी है, हमारे इंजीनियर क्वालिफाइड है, फलां फलां बंदे लिस्ट पड़ी हुई है, यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हुए हैं, तो आप उनको क्यों नहीं लेते, आप बाहर से क्यों मंगवा रहे हैं। फिर वो कंपनी जो है, जो खोलता है, वो फिर वैलिड रीजन लिखनी पड़ती है कि ये वाला टेक्निकल आदमी हमारे पास नहीं है, तो ये मसला है, ये खास स्पेशल आदमी है, तो इसका एक्सपीरियंस है, फिर उस सूरत में इजाजत मिलती है। सही है। फिर वो इजाजत लेने के बाद आपको लेबर कार्ड बनाना पड़ता है। लेबर कार्ड बनाने के लिए आपको वो जो है तकरीबन $2-2.5 साल का आपका खर्चा है उसमें लाजमी। इसका मतलब है कि जो जेन्युइन बिजनेसमैन है उसी के लिए उज़्बेकिस्तान सूटेबल है। हाँ जी, अगर मैं बात करूं किसी ऐसे बंदे की जो वहां से विजिट वीजा लेके उज़्बेकिस्तान आ जाता है और वो कहता है कि अब मैं यहीं पे स्टे कर लूं या कोई पॉलिटिकल असाइलम ले लूं या कोई इनलीगल तरीके से कहीं दाएं बाएं आगे पीछे, तो वो निकल नहीं सकता, जाहिर है। तो क्या इस तरह के भी केसेस वहां पे पाकिस्तानियों को फेस करने पड़ते हैं? उनके बारे में, उन लोगों के बारे में आपको बताइएगा कि जो लोग मतलब कुछ एजेंट्स हजरात जो होते हैं वो अक्सर लोगों को सबज बाग दिखाते हैं, जी आप उज़्बेकिस्तान आ जाएं, यहाँ से हम लोग आपको यूरोप भेज देंगे, यहाँ से साथ ही बॉर्डर लगता है, 15 मिनट में आप यूरोप की टेरिटरी के ऊपर होंगे। इस तरह के बारे में कोई सिचुएशन बताइएगा, क्या इस तरह के कोई केसेस निकलते हैं वहां पे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं, एम्बेसीज में भी है, इनकी मिनिस्ट्री में भी रिकॉर्डेड है। इस तरह के बहुत सारे केसेस आए हुए हैं। मतलब किसी को बुला लिया विजिट वीजे पे, उसको आके इधर मेट्रो में बैठा दिया। ऐसा भी हुआ था 96 में
मेरा अपना अपना मुशाहिदा था, मैं तो स्टूडेंट था, किसी को हाँ बुलाया कहा जी वो ताशकंद आ गए, वाह जी वाह, बल्ले बल्ले, ये तो बड़ा चंगा शहर है ताशकंद। और अगले ने उसको मेट्रो में बैठा के कहता है ये मास्को तुम्हें ले जाएगी, आखिरी स्टेशन पे उतर जाना। लो। बंदे को मेट्रो में बैठा दिया, वो बाहर निकल के वो देखेगी एक मास्को आ गया, मास्को पहुंच गया, मैं मास्को पहुंच गया। जी बिल्कुल, आप जिया भाई सही कह रहे हैं, ये अक्सर हमें ये जो चीजें हैं ना ये सारी करनी पड़ती हैं। हाँ जी, इस तरह के यहाँ पे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, लेकिन हाँ रिकमेंडेड नहीं है। लोग जो समझदार हैं, जो ना वो पहले मशवरा करते हैं आने से पहले। लेकिन अभी भी बदकिस्मती से जो हमारा पाकिस्तान में ये माफिया जो है ना, पूरा जो एजेंट हजरात का है जो हैंडल करता है पूरी ये एक इनलीगल माइग्रेशन, जी वो जी लोग जब किसी समझदार बंदे के पास कोई बंदा कोई ओपिनियन लेते आता है ना, वो उसको राइट वे बताता है कि यार आप इस तरह नहीं इस तरह करो, लेकिन ये लोग उस समझदार बंदे के पास नहीं जाते, ये लोग उस गलत बंदे के पास जाते हैं जो इनको शॉर्टकट वे में बताता है कि भाई जी। वो जो सही बंदा है वो आपको 6 महीने का प्रोसेस बता रहा है, हम आपको 1 महीने में यूरोप पहुंचा देंगे, लेकिन उसके लिए रूढ़ी है। अभी भी बदकिस्मती से ऐसा सब कुछ पाकिस्तान में हमें नजर आता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे यहाँ से लोग काफी सारे लेटविया जाने के चक्कर में आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, लेटविया के बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि वो लेटविया की एम्बेसी ने बोला हुआ है ना, पाकिस्तान में है नहीं लेटविया की एम्बेसी, तो वो इधर है। उन्होंने तो यहाँ आते हैं एम्बेसी से अपना डॉक्यूमेंट, पाकिस्तानी एम्बेसी उनको टेस्ट करके देती है डॉक्यूमेंट्स लोकल, फिर वो इंटरव्यू देते हैं एम्बेसी में, तो वहां से अगर क्लियर हो जाए तो फिर आप लेटविया जा हाँ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते अच्छा। हैं। हाँ जी, तो इस तरह तो वो लेटविया चले जाते हैं, फिर आगे या जाके भाई अपनी। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वहां पे प्रोसीजर जो है वो आसान है लथविया का, हाँ जी, लेकिन वो भी यहाँ अगर पे जेन्युइन स्टूडेंट हो तो। हाँ जी, जेन्युइन स्टूडेंट हो। अब इसमें यहाँ से कंट्रैक्टर भी होते हैं, जो जो अपने मिडिल पास होते हैं, मैट्रिक पास लोग नहीं होते, गांव के लोग होते हैं, वडेरा सिस्टम के लोग होते हैं। हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली वो इसी तरह कहते ही है। जाओ जी ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ हाँ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ, ਬਸ ਇਹ ਛੱਡੋ, ਇਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਛੱਡੋ, ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦਿਲਾ ਦਿਓ। हाँ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ है। तो वो इस फिर तरह की भी। होता है कि फिर वो आपको पैसे वो दे देते हैं जनाब, पैसे उनके पास होते हैं वडेरों के पास, आपको पता है 10-15 लाख तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। कोई बड़ी बात नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो वो कहते हैं हमारे बच्चे को ले जाओ, इसको डॉक्टर बना दो, इसको इंजीनियर बना दो, बस डिग्री ले दो इसको। तो सही चक्कर है। में बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पाकिस्तानी, आके पढ़ते हैं, कुछ छोड़ के चले जाते हैं, कोई भाग जाते हैं। वैसे ताशकंद हाँ में भी अभी इन्होंने खोल दिया है मेडिकल का ना, ताशकंद में अच्छा भी अच्छा। खोल दिया। तो ये मास भाई को बताना चाह रहा था कि भी ताशकंद में ये ओपन हो गया मेडिकल इंस्टीट्यूट। सही है, यानी कि इसका मतलब है पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो स्टडी के लिए ताशकंद में आ सकते हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, एक ग्रुप आया भी हुआ है यहाँ पे, वो 25 बंदों का था, इंडियन पाकिस्तानी एक ग्रुप बनाया इन्होंने। अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा अब अच्छा। हाँ जी, 25 बंदों का था ये, 90s 80s में स्टार्ट हुआ है, 90s में पहला ग्रुप लिया है इन्होंने, अच्छा अच्छा 2019। अच्छा। हाँ जी, तो अभी ठीक वो है। स्टडी के दौरान ही थे, वो कोविड आ गया, उनके पास पैसे खत्म हो गए, इसी इन्होंने वजह से तो। यूनिवर्सिटी बंद कर दी, वो जैसे ओवरऑल हुआ, तो फिर वो सब हाँ जी, चले गए। ओवरऑल पूरी दुनिया में सारा कुछ बंद हो रहा है। हाँ, तो वो फिर चले गए वापस सारे। अब सुना है कि दोबारा आएंगे, अभी यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो दोबारा आएंगे। सही है सही है। जी चलें, वो। अच्छी बात है। यहाँ पे इंशाल्लाह ताला आपके साथ अभी और डिस्कशन जारी रहेगी। जी माज अली साहब, आपका क्या हाल है? आप सुनाएं, किर्गिस्तान में कैसी आपकी स्टडी चल रही है? आप एमबीबीएस कर रहे हैं, कुछ आप अपने बारे में हमें बताइएगा। आपने जिया भाई की तो बातें सुनी होंगी, जिस तरह वो आपको आपके ही करीब उज्बेकिस्तान है उसके बारे में बता रहे थे। सेम यही क्वेश्चन मेरा आपसे भी है। आप बताएं कि आप माशाल्लाह काफ़ी देर से वहाँ पे हैं किर्गिस्तान में, आप बताएं वहाँ पे क्या सिचुएशन है? जी इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का प्रोग्राम में। यह है कि यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी की तादाद जो है वो 9 to 10,000 के करीब है, जिसमें मेजॉरिटी जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी है। जिया भाई आपकी तरफ, सॉरी माज भाई आपकी तरफ से शायद यहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम है, जरा थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा जरा। जी इमरान भाई, यहाँ पे 8 to 9,000 जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी है। तो ये है कि मेजॉरिटी उसमें पाकिस्तानीज की है। तो और वो स्टूडेंट्स हैं, तो यह है कि एडमिशन के लिए आते हैं, तो मेडिकल स्टडीज़ के लिए यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे फ्यू हंड्रेड जो हैं पाकिस्तानी, वो यहाँ पे सेटल्ड हैं, वो यहाँ पे बिजनेस भी कर रहे हैं।
तो मेजॉरिटी यहाँ पे हमारे इश्यूज जो होते हैं वो स्टूडेंट कम्युनिटी क्योंकि ज़्यादा है तो इश्यूज उसी से रिलेटेड होते हैं। तो यह है कि किर्गिस्तान में काफ़ी अरसे से पाकिस्तानी जा रहे हैं, काफ़ी यहाँ तो उनके बिजनेसेस हैं, यहाँ पे फैमिलीज हैं, सेटल्ड हैं, यहाँ पे उनके पास पीआर भी है। तो और ये है कि अभी दिन ब दिन यहाँ पे पाकिस्तानी की तादाद बढ़ती जा रही है क्योंकि यहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी मेडिकल के शोबे में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, तो पाकिस्तान में उनके लिए मुश्किल होता है, लिमिटेड सीट्स होती हैं और कॉलेज की फ़ीस भी हाई होती है। तो उस वजह किर्गिस्तान टॉप पे जा रहा है क्योंकि पहले लोग चाइना जाना चाहते थे लेकिन वहाँ पे कुछ लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज हैं, स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग डायरेक्ट आ रहे होते हैं, कुछ लोग चाइना से हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के साथ अभी रिसेंटली भी कुछ के साथ हुआ था कि लोकल्स के साथ उनकी लड़ाई हो जाती है या फिर उनके साथ कुछ क्राइम हो जाता है। तो यह है कि अभी वो इतने ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ये कि जब होते हैं तो यहाँ पे हम पूरी कम्युनिटी उसको महसूस करते हैं। तो उसके अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी जो है और ये पाकिस्तानी यहाँ पे जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो वो भी यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट शो करते हैं। तो हमने एम्बेसी के साथ मिलके हमने यहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ के साथ मीटिंग्स भी की हैं जिसमें मैं खुद भी इन्वॉल्व था। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था, तो हमारी प्रॉब्लम्स वगैरह उन्होंने सुनी, डिस्कस की और हमें उन्होंने फिर चंद मेजर्स भी उन्होंने न्यू लिए ताकि उनको बेहतर डील। अभी मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी जो हैं वो अभी पाकिस्तान है क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी यूनिवर्सिटी जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट है, तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से वो पाकिस्तान वापस चले गए थे। तो यह है कि यहाँ पे ओवरऑल अभी सब कुछ ठीक है। तो यह है कि और कोई आपको माज भाई मुझे बताइएगा कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने माशाल्लाह देखा कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा मैंने माशाल्लाह कोई 90 से वॉच कर रहा हूँ ये पूरा पाकिस्तान की एम्बेसीज को और मतलब पाकिस्तान के रिलेशनशिप को। मैंने देखा ये पहली दफ़ा हुआ है कि किर्गिस्तान एम्बेसी जो है हमारी पाकिस्तान की, उसने बाकायदा एक सर्कुलर इशू किया, लेटर इशू किया और पब्लिकली उस लेटर को उन लोगों ने अपने पेज के ऊपर, उसको इंटरनेट के ऊपर, हर जगह के ऊपर डाला है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ एजेंट्स हजरात जो है ना वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को किर्गिस्तान में लाते हैं और वहाँ से आगे उनको यूरोप के लिए मूव करते हैं और ज़्यादातर उनकी जो डेस्टिनेशन होती है वो यूक्रेन होती है। कुछ फैमिलीज जो हैं उनको प्रॉब्लम भी हुई है, वहाँ पे कुछ क्रिश्चियन फैमिली थी वो मतलब वहाँ से यूक्रेन भी गई हैं, वहाँ से डिपोर्ट भी होकर वापस आए हैं। कुछ जो है 6-6 4-4 महीने वहाँ पे उन्होंने अपना एक्सपेंस किया है। तो इस सिलसिले में मुझे बताइएगा कि क्या आपकी वहाँ पे जो कम्युनिटी है वो इस तरह की जो एक्टिविटी है उसके बारे में आप लोगों की क्या पॉलिसी है, उन लोगों के बारे में जो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल है, उनके बारे में आपकी कम्युनिटी वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं या अगर पाकिस्तानी है वो आप लोग उसको क्या कैसे देखते हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल, जब इस तरह हमें पता लगता है कि यहाँ पे किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि जब लोग यहाँ के जो पाकिस्तानी कम्युनिटी होती है उनके साथ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा पॉपुलेशन तो है नहीं और ये कि काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स होते हैं यहाँ बिश्कीक में, तो जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनका कॉन्टैक्ट हो जाता है। तो जब हमारा भी उनसे रब्ता होता है तो हमारी उनके साथ हमदर्दी होती है। जब पता लगता है उनके साथ बुरा हुआ है तो काफ़ी पाकिस्तानी यहाँ पे उन्हें अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं। रेजिडेंट्स हैं वो उन्हें फुली वेलकम करते हैं और यह है कि पाकिस्तानी एम्बेसी जो है वो इस मामले में माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव है। तो मैं भी क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी के यहाँ जो है फेसबुक पे व्हाट्सएप ये कि हमारा वो यहाँ पे यूक्रेन बीच में ही पता लग गया कि यहाँ पे क्या असलियत है। तो ये कि पाकिस्तानी एम्बेसी ने फिर उनकी हेल्प की, कुछ लोगों को तो यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ ने जेल में भी डाल दिया था। तो अभी पाकिस्तानी एम्बेसी ने उनकी काफ़ी हेल्प की, उनको फिर ये कि वापस भेजा, अकोमोडेट किया और रिसेंटली यहाँ पे कुछ लेबर्स भी आए थे कुछ अर्सा पहले मिल जाएगा उन्हें। लेकिन ये कि जो लोग यहाँ पे काम के नाम पे आते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि यहाँ पे सबसे बड़ा लैंग्वेज बैरियर, जिस तरह ज़िया भाई ने बताया कि लैंग्वेज का बैरियर बहुत बड़ा होता है।
उसके अलावा आप काम नहीं कर सकते। लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती तो आप यहाँ पे इस तरह है कि इस तरह आप यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। तो क्योंकि आप किसी भी काम के काबिल नहीं होते, आप बाहर जाके कुछ चीज़ बाहर, यहाँ पे रशियन बोली जाती है और किर्गिज बोली जाती है, तो और उन लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती क्योंकि यहाँ पे ये लोग अपनी लैंग्वेज को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, तो बहुत कम लोगों को इंग्लिश आती है। तो ये कि लैंग्वेज की वजह से काफ़ी लोगों ने प्रॉब्लम फेस की। और पाकिस्तान एम्बेसी के साथ रिसेंटली मैं भी कांटेक्ट में होता हूँ। अभी जब पेंडेमिक और कुछ फैमिली वैसे विजिट पे आई थी, कुछ पाकिस्तानी टूरिज्म की तरफ आए थे यहाँ पे, तो वो लोग यहाँ पे फंस गए थे, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी ने उन्हें क्या होते हैं, तो इंडियन एम्बेसी ने ज़्यादा रोल किया। ये क्योंकि लोग मुझसे भी कांटेक्ट करते थे कि हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें आगे क्या करना चाहिए, तो एम्बेसी के साथ में उन्हें आगे फॉरवर्ड कर देता था, कांटेक्ट करवाता था, तो एम्बेसी उनकी हमेशा हेल्प की। तो और ये कि यहाँ पे काफ़ी अर्सा फिर हमने फ़्लाइट्स, क्योंकि यहाँ पे फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं थी पाकिस्तान वापस जाने के लिए, सब लोग ट्रैप थे, कुछ लोगों के पास पैसे ख़त्म हो चुके थे, कुछ स्टूडेंट्स के पास भी पैसे सकते थे। तो ये कि एम्बेसी के साथ हमारी काफ़ी मीटिंग्स भी रही जिसमें मैं खुद भी था। तो एम्बेसडर ने काफ़ी कोशिश की, ट्राई करने के बाद एट दी एंड उन्होंने फिर ये कि फ़्लाइट स्टार्ट की। अभी जून में स्टार्ट हो गई थी फ़्लाइट्स, तो ये कि विदिन 1 मंथ आई थिंक उन्होंने सबको इवैक्यूएट कर लिया था। तो ये है कि उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह अकोमोडेट किया, लेकिन फिर भी कुछ कंप्लेंट्स होती हैं। तो वो ये है कि अब वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, क्योंकि एम्बेसी में डिफरेंट स्टाफ होते हैं, तो ये कि हर किसी का डिफरेंट रवैया होता है, तो कुछ कंप्लेंट्स भी होती हैं। तो लेकिन ये कि वो साथ साथ चलता रहता है, क्योंकि वही लोग आगे हमारे यहाँ पे बैठे हैं, तो देखिए हमारी सबसे बड़ी एड वही है यहाँ पे एट दी एंड। तो ये आवाज चली जाती है आपकी। माज भाई मेरा ख्याल है थोड़ा सा आपका इंटरनेट का भी थोड़ा सा मसला है। अच्छा जिया भाई आप बताइएगा थोड़ा सा कि जिया भाई जी, माज भाई आ गए आप, आवाज ठीक आ रही है अब आपकी? अच्छा माज भाई मुझे ये बताइएगा कि अक्सर आप स्टूडेंट हैं, मुझे पता है जिया भाई भी मेरी बात से एग्री करेंगे, स्टूडेंट अक्सर जो होते हैं ना वो बाहर घूमते फिरते हैं। मतलब आप अगर किर्गिस्तान में है ना तो आप बाहर रोड पे जाते हैं, पार्कों में जाते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं। आप बताएं उन लोगों के, किर्गिज जो लोग हैं, इनके पाकिस्तानियों के बारे में व्यूज क्या हैं हमारी कंट्रीज के बारे में? मतलब ये हमें किस तरह जज करते हैं, क्या सोचते हैं ये हमारे बारे में? क्या ये हमें कोई मतलब कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव है, या ये इनको तजस्सुस होता है हमारे बारे में कुछ जानने का? आप बताएं क्या मतलब, आप तो काफी वहाँ पे काफी स्टूडेंट्स को मिलते भी हैं और आप खुद भी जाते होंगे, तो इनके बारे में बताइएगा, ये हमें कैसे मतलब लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, क्या इनका? जी इमरान भाई, यहाँ पे जो सबसे बड़ी फॉरेन कम्युनिटीज हैं वो इंडियंस की है और पाकिस्तानीज की है। तो इंडियंस तो ये इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो ये है कि जब हम उन्हें बताते हैं, पहले पूछते हैं आप इंडियंस हैं या पाकिस्तानी, क्योंकि हम एक तरह से एक जैसे ही लगते हैं। तो पूछते हैं आप मुसलमान हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली किर्गिज लोग जो है मुस्लिम हैं, तो ये कि काफ़ी खुश होते हैं, तो वो पूछते भी हैं। और यहाँ पे कुछ लोग पाकिस्तान में तबलीग के लिए जाते हैं, तो उसके लिए पाकिस्तानीज काफ़ी पाकिस्तानीज को तो काफ़ी के भी आते हैं यहाँ पे, उन्हें उर्दू भी आती होती है, तो काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। सही है, अच्छी बात है। अगर तो ये पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट करते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरा ये बताइएगा मुझे माज भाई के कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं किसी कंट्रीज में, ये भी होता है ना कि आप मतलब अगर साथ साथ एजुकेशन या स्टडी कर रहे हैं, आप वहाँ पे अपना काम भी कर सकते हैं। क्या किर्गिस्तान गवर्नमेंट जो है वो स्टूडेंट्स को अलाउ करती है कि वो अपना बिजनेस जो है वो साथ साथ किर्गिस्तान में करें, जिस तरह कोई छोटी मोटी शॉप खोल लें या कोई कैफेटेरिया खोल लें? क्या कोई इस तरह की एक्टिविटी आपको ड्यूरिंग स्टडीज जो होती है ये अलाउ है किर्गिज गवर्नमेंट की तरफ से कि नहीं?
जी ऑफिशियली तो स्टडी वीज़ा पे स्टूडेंट्स को जॉब वगैरह अलाउ नहीं होती, लेकिन आपको पता है पाकिस्तानी यहाँ पे वो छोटे-मोटे काम करते रहते हैं, लेकिन मोस्टली वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को ही यूज़ करते हैं उन कामों के लिए। अगर कोई फ्लैट ढूँढ के देता है किसी को, तो उसके लिए वो अपना कमीशन रख लेता है। और ये है कि यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट्स का बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा है, तो वो उसी बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो पाकिस्तान जाके या अपनी फैमिलीज़ को यूज़ करके वहाँ से वो बिज़नेस के लिए ताकि वो स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन के लिए भेजें। तो स्टूडेंट्स उसको यूज़ करते हैं, यहाँ पे रह के वो स्टूडेंट्स को पाकिस्तान से बुलवाते हैं, उनके एडमिशन वगैरह करवाते हैं, तो उसमें से उनको इंसेंटिव्स वगैरह मिल। जी जी, वही सारी एक्टिविटी हैं, वही सब कुछ है। मतलब ज़िया भाई थोड़ा सा मुझे बताइएगा, माशाल्लाह ये ठीक है माज, थैंक यू वेरी मच, मैं आता हूँ आपकी तरफ। ज़िया भाई मुझे बताइएगा, माशाल्लाह पाकिस्तान की जो हमारी गवर्नमेंट है, 2-2.5 साल तो हो गए हैं माशाल्लाह इनको, तो खान साहब का बड़ा फोकस है ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ ना। वो दिन ब दिन कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपने साथ शामिल रखते हैं। जैसा कि आपने देखा भी एक वोट का जो हक था वो भी हमें मिल गया। दूसरी बात यह है कि माशाल्लाह वो डिजिटल अकाउंट जो है वो भी माशाल्लाह खुलने जा रहा है रोशन पाकिस्तान के नाम से, जिसमें आपके पास अगर $50,000 है तो आप पाकिस्तान में लगाएं सर, इन्वेस्टमेंट करें सर। तो आप मुझे ये बताएं ज़िया भाई, इन सारी चीज़ों के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आपके क्या व्यूज हैं? क्या हमारी गवर्नमेंट ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अच्छा कर रही है या मजीद इनको कुछ करना चाहिए? इसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, इसमें ऐसा है कि इसमें तो इनको बहुत कुछ करना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि आज तक कुछ भी नहीं हुआ। 25 साल से हम लोग मैं इधर रह रहा हूँ, ये सुनने में सुनाने में आता है, कभी ये हो गया, कभी रोड खुल रही है, कभी रेलवे की ट्रैक बन जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। वो गवर्नमेंट आती है, चेंज हो जाती है 5 साल के बाद, आपको पता है यहाँ पे तो सब ऐसे ही होता है। ये चलता है, ये शुरू से चल रहा है, हम अब इसको सीरियस लेते ही नहीं। सही बात बताएं, हम इसको सीरियस लेते नहीं। ये इमरान खान नया प्रेसिडेंट आया है एक नई सोच के साथ, तो ठीक है, इसका एक अच्छा इकदाम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी बहुत टाइम चाहिए सर इनको यहाँ पे डेवलप होने के लिए। इनको बहुत कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लॉन्ग प्रोजेक्ट करने चाहिए। ये होते हैं 5 साल के, इनको लॉन्ग करने चाहिए, 10 साल का प्लान, 20 साल का प्लान, इस तरह के प्लान हो ना तो फिर ज्यादा कामयाब हो। ये गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, नई गवर्नमेंट आ जाती है, उधर भी गवर्नमेंट नहीं आ जाती है, तो वो काम खत्म हो जाते हैं, फिर बातों में रह जाती है बात, बस और क्या, सारा कुछ रह जाता है। यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी का जो इत्तेमाद है ये खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ जी, अगर उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी का इत्तेमाद जीतना है तो इसके लिए उनको मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। ये बैंक अकाउंट खोलने से, ये वोट का हक देने से इससे चीजें नहीं हल होंगी। बाकायदा इनको एक डिप्लोमेट मिशन जो डिप्लॉय है पाकिस्तान का दूसरी कंट्रीज में, उनको एक्टिव करना पड़ेगा कि वो वहां पे कम्युनिटी के साथ किस तरह अपना इत्तेमाद जो है वो बहाल करता है, जिसकी वजह से वो कम्युनिटी के लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। बेसिकली तौर पे ये जो रोशन बैंक अकाउंट जो इन्होंने खोला है, ठीक है, ये बहुत अच्छी एक इनकी काविश है और अप्रिशिएट करते हैं आप इसको ओवरसीज पाकिस्तानी, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम आप जो है हमें वो चांस मिलेगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक बैंक में, पाकिस्तानी बैंक में रख सकते हैं। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तानी बैंक में जहाँ पे आप पैसे रख रहे हैं वो भी तो पाकिस्तान में ही है ना, तो उसके बारे में वो ये मकसद हो गया। काफी सारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो ये कहते हैं जी ठीक है, बड़ी अच्छी काविश है, लेकिन अब ये हो गया कि जिस तरह पाकिस्तान में जो अवाम है वो कोविड-19 की वजह से उनका सारा जितनी भी जमा पूंजी उन्होंने बचाई थी ना, वो उन्होंने सारी लगा दी है, खा लिया अब उन्होंने। तो अब खान साहब का बेसिकली बैंक अकाउंट खोलने का मकसद ये है कि अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास जो पैसे है ना वो इस बैंक अकाउंट में रखें, ताकि पता लगे कि इनके पैसे कितने हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये बेसिकली तौर पे असल चीज ये है कि खान साहब के लिए अब वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जिसको उनको अब ये ना इस इत्तेमाद को पूरा करने का। अच्छा ज़िया भाई, एक छोटा सा सवाल आपसे भी है, आप माशाल्लाह 20-25 साल से वहां पे रह रहे हैं, जैसे कि मैंने माँ से पूछा था कि वो बाहर निकलता है कम्युनिटी के साथ या लोकल जो किर्गिज है उनके साथ डिस्कशन होती है पाकिस्तान के बारे में या पूछते हैं, आप मुझे कुछ अपना 20-25 साल का एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। उज्बेकिस्तान में क्या लोग पाकिस्तानी कम्युनिटी को जानते हैं, पाकिस्तान को जानते हैं, उनके बारे में क्या उनके व्यूज हैं, आप क्या समझते हैं? हाँ जी, जब हम लोग नए आए थे उस वक्त तो किसी को पता ही नहीं था कि पाकिस्तान कौन सा मुल्क है, सीधी बात। 93-4 में आया था मैं इधर, तो यकीन करें किसी को नहीं पता था कि पाकिस्तान किधर है। हम कहते थे ये जंग हो रही है यार, जंग से निकल के आए हैं, अफगानिस्तान की जंग हुई, अफगानिस्तान की दूसरी तरफ कौन सा मुल्क है, तो फिर जाके लोग समझते थे अच्छा
वो छोटा सा मुल्क, वो नुक्ते वाला एक छोटा सा जो नजर आता है नक्शे में, वो पाकिस्तान, हाँ वही पाकिस्तान। ये हालत थी यहाँ पे। और हमें लोग तो इंडियन ही समझा जाता था बेसिकली। सड़कों पे जाते थे, लड़कियां जो है खासतौर पे हमें नमस्ते नमस्ते करना शुरू कर देती थी, अभी भी करती हैं खैर। तो वो हमको बेसिकली तो हम इंडियन ही है ना, अगर देखा जाए तो सारा ये टेरिटरी जितनी भी है इंडियन ही गिनी जाती है। तो हमें हिंदी, अगर आप सऊदीया या अरबी कंट्रीज में जाए तो आपको हिंदी बोलते हैं, अंता हिंदी इस तरह बोलते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही है कि भी आपको जो ना हिंदी समझा जाता है, इंडियन समझा जाता है। लेकिन हम उनको बताते थे कि हम नहीं, हम पाकिस्तान से हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ये हैं। तो फिर वो ऐसा ऐसा लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि पाकिस्तान भी है। फिर उन्होंने कंपनियां खोली, बिजनेस किए, लोगों ने लाखों डॉलर इन्वेस्ट किए, लाखों कमाए भी, लाखों ज़ाया भी किए। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अपने बड़ा बड़ा लाखों डॉलर छोड़ के इस मुल्क से गए। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप सही कह जी, बड़ा ज़ाया किया पैसा, कभी गवर्नमेंट के छापे पड़ गए तो कभी कुछ हो गया, कभी टैक्स नहीं दिया, गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया, किसी को डिपोर्ट कर दिया। तो वो जैसे ओवरऑल रशिया में चला सिस्टम पूरा, तो वो इस तरह सब कुछ है। वही हमारे सब साथ भाई, हमारे साथ ना लास्ट प्रोग्राम में मोहम्मद आसिफ साहब थे जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान कम्युनिटी के। साउथ अफ्रीका में माशाल्लाह आपको पता है वहां पे भी पाकिस्तानियों की 10,000 से ऊपर की तादाद है। तो उनके साथ हमारी डिस्कशन हो रही, तो हमने उनसे पूछा कि आप बताएं कि आप वहां पे लोकल जाते हैं तो आपको लोग कहते हैं जी हमें तो 1 मिनट में लोग वहां पे पाकिस्तानी समझ लेते हैं। हालांकि साउथ अफ्रीका में आपको पता है कि जब वो गांधी के टाइम में काफी सारे लोग जो हैं इंडिया से माइग्रेट करके साउथ अफ्रीका में गए थे नेल्सन मंडेला के टाइम में, और उसके बाद काफी सारे लोग वहां से वापस नहीं आए थे। अभी भी वो वहां पे इंडियन, जैसे डरबन है उनका इलाका साउथ अफ्रीका का, वो पूरा एक इंडियन का होल्ड है उस एरिया में। उस कम्युनिटी की ये हमारी अब पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है ना साउथ अफ्रीका में, वो माशाल्लाह इतनी को वहां पे स्ट्रॉन्ग है कि अभी उन्होंने कश्मीर से रिलेटेड वहां पे सेमिनार किया पूरा, और उन लोगों ने तकरीबन कोई 100 से 150 गाड़ियां जो है ना उसके ऊपर कश्मीर का परचम जो है वो लगाया, पाकिस्तान का परचम लगाया, और उन्होंने पूरे अफ्रीका में उन गाड़ियों के ऊपर जाकर विजिट किया। बेशक उनकी अपनी काविश है, लेकिन इन सारी काविश में उन लोगों को एम्बेसीज की भी सपोर्ट होती है। तो सेम जिस तरह आपने बताया ना, इस तरह के इश्यूज बिल्कुल उन कंट्रीज में आते हैं जहाँ पे आपकी जो एम्बेसी होती है ना वो सिर्फ अपना 2 साल का जो टाइम है ना वो सिर्फ पूरा कर रही होती है। वो ना तो कोई सोशल एक्टिविटीज कोई अरेंज करते हैं वहां पे, ना तो कोई कल्चर का कोई प्रोग्राम अरेंज करते हैं, ना तो कोई कम्युनिटी को इकट्ठा करके कोई इस तरह की मोटिवेशन के लिए कोई प्लान बनाते हैं कि यार हम लोग किस तरह पाकिस्तान को यहाँ पे रिप्रेजेंट करें या किस तरह कुछ करें। हम तो ये बिल्कुल इस तरह का फेलियर है, और ये कम्युनिटी कुछ नहीं कर सकती और एम्बेसी भी कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी बन के निकलना पड़ेगा, फिर ये सारी चीजें आपकी जो है ना वो बेहतर होंगी। माज भाई थोड़ा सा मुझे बताइएगा, आपका खान साहब की गवर्नमेंट के बारे में क्या, आप माशाल्लाह स्टूडेंट भी हैं वहाँ पे, तो आपसे भी थोड़ा सा पॉलिटिकल रिव्यू ले लेते हैं। आप बताएं कि क्या आप क्या समझते हैं कि खान साहब अभी स्टिल चैलेंजेस उनके लिए हैं, क्या वो ओवरसीज का इत्मीनान जो है वो हासिल करने में अभी तक नाकाम है? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल इमरान भाई, अभी भी था किर्गिस्तान, तो एससीओ समिट के लिए तो उनका विजिट था, यहाँ पे वो आए। लेकिन ये कि अब यहाँ पे वो आए, लेकिन ये कि क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी थी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हमसे मिलेंगे, हमसे वन टू वन हमारे रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करेंगे। तो यह है कि उन्होंने तो नहीं की, लेकिन ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब, तो ये थे एक तरह से एक होटल में, ये कि वो बिजनेसमैन कम्युनिटी के साथ मिलकर चले गए। लेकिन यहाँ पे काफ़ी इश्यूज होते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम कंप्लेंट्स करने का जो ओवरसीज हो कंप्लेन कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये जो है वो प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वो फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो उनके जिस तरह ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो जब हम कंप्लेंट्स करते हैं तो उनके लॉज वगैरह नहीं है। तो अब ये हम यही चाहते हैं कि वो बेहतर प्लानिंग करें। अब भी यहाँ पे काफ़ी फॉरेन कंट्रीज में ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं कि एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, जिस चाइना में भी थी कुछ और यहाँ पे भी थी कुछ। तो ये कि उसके बारे में उनकी कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। हमारी पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल कुछ भी कंट्रोल नहीं करती। यहाँ पे पाकिस्तानी
यहाँ पे ये कि अनरजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज खोल लेते हैं, तो जब उनके अंदर स्टूडेंट्स आते हैं तो स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब हो जाता है, उन्हें क्वालिटी नहीं मिलती उनको। तो उसके अगर हम कंपेरिजन देखें इंडियंस को, तो इंडियंस की यहाँ पे आउट ऑफ 20 यूनिवर्सिटीज वो 4 to 5 यूनिवर्सिटी में जाते हैं सिर्फ, जो उनकी मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड होती हैं। तो हमारी पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल, हमने एम्बेसी काफ़ी इसके बारे में कॉन्टैक्ट किया, लेकिन एम्बेसी भी काफ़ी कुछ करने के बाद वो यही कहती है कि पाकिस्तान में मेडिकल डेंटल काउंसिल जो है वो इतना कॉपरेट क्योंकि हम लोग का फ्यूचर है, तो यही हम वापस जाएंगे तो अपने ही हमने लोगों की खिदमत करनी है, तो अपने ही हम लोग का सरमाया है। तो ये कि अगर वो बेहतर लॉ बनाएंगे क्वालिटी मिलेगी, उनको ये कहने का मौका कि ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं तो उनके और हमारे फर्क है, तो ये करें और ये है कि मेडिकल डेंटल काउंसिल को ज़्यादा मजबूत करें। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो बिल्कुल यहाँ से यूक्रेन जाते हैं तो उसके बारे में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होना चाहिए उनके इमिग्रेशन वगैरह में, या फिर ये कि वहाँ पे वीज़ा रिलेटेड इश्यूज में उनकी स्क्रूटिनी होनी चाहिए जो लोग यहाँ से जाते हैं आगे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल जो है इसको भी चाहिए कि अपना एक पॉजिटिव किरदार अदा करे, क्योंकि जाहिर है ये खाली किर्गिस्तान में नहीं, यूक्रेन में, रशिया में, यूरोप में, हर जगह के ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल के लिए जाते हैं या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं। तो अगर वो अपनी इतनी सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर, एक अपना इतने साल और इतना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो बिल्कुल पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल को चाहिए कि वो आप लोगों के साथ कोऑपरेट करे और जो भी इश्यूज हैं वो एड्रेस करें। मेरा ख्याल है इसके लिए एक ऑल फॉरनर मेडिकल डेंटल काउंसिल एसोसिएशन भी एक प्राइवेट साहब हैं जिन्होंने बनाई हुई है, हम इस्लामाबाद में, वो भी कोई डॉक्टर हैं शायद। तो पिछले दिनों हम देख रहे थे वो भी काफ़ी एक्टिव है, वो भी काफ़ी स्टूडेंट्स के बारे में जो है वो काफ़ी कुछ लिखते रहते हैं और करते रहते हैं। बाकी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रिलेटेड आपने बताया, ये बिल्कुल, ये खान साहब चाहे रोशन बैंक अकाउंट खोल लें या ये बोर्ड का हक देते हैं, इससे ये चीज़ें हल नहीं होंगी। अगर तो ये खुद नहीं ट्रैवल कर सकते, इनको चाहिए कि जो मिनिस्टर है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जुल्फी बुखारी साहब, उनको टास्क दें कि एटलीस्ट कम से कम पेंडेमिक ख़त्म होता है तो उसके बाद ये कम से कम मुल्क किसी दूसरे ममालिक में टूर करें, जैसे किर्गिस्तान आ जाएं, उज़्बेकिस्तान आ जाएं, ताजिकिस्तान चले जाएं, रशिया चले जाएं, यूक्रेन चले जाएं, यूरोप में जाएं, ये वहाँ पे जाके पाकिस्तानी कम्युनिटी का इत्मीनान हासिल करें, उनको जाके ब्रीफ करें कि इनकी गवर्नमेंट का क्या एजेंडा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, फिर ये मसला हल होगा। ये जब तक ये फेस टू फेस आपका इंटरेक्शन जो है ये कम्युनिटी के साथ नहीं होगा, मेरे ख्याल है ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजलेस होंगी। मैं आप ज़िया भाई आपका शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। माज थैंक यू वेरी मच आपका, आपने अपने इश्यूज जो है एड्रेस किए हैं। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला आपकी जो आवाज़ है ये यहाँ पे जो पाकिस्तान में हमारे ओवरसीज़ के जो मिनिस्टर्स हैं उन तक पहुँचे, और डेफिनेटली जो जहाँ पे देख रहे होंगे उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि किस किस जगह के ऊपर गैप है जो इनको हल करने चाहिए। बाकी इंशाल्लाह ताला हम लोग कोशिश करेंगे दोबारा अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में भी आपको इनवाइट करें, और इसी तरह ही हमारा ये सिलसिला जो है ना ये जारी रहेगा। आप दोनों साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।